जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। दर्शकों, हाल ही में भारत सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली जब हमारे 8 पूर्व नौसैनिक, जिन्हें की कतर में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनको हम छुड़ाने में कामयाब हुए और इसके लिए भारत सरकार की तारीफ हो रही है। देश में बधाइयां दी जा रही हैं कि हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों की जान बच गई। कतर एक गल्फ कंट्री है, एक खाड़ी का देश है। इसी खाड़ी के देश से जुड़ा हुआ एक और मामला है और उस मामले को लेकर एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। भारत के तमिलनाडु राज्य से 3 लोग कुवैत नाम के देश में, एक खाड़ी देश है कुवैत, वहां जाते हैं नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए। लेकिन वहां जाकर उनके साथ जो सलूक होता है वो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। वहां जाकर वो पाते हैं कि वो ठगे गए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें एक शिपिंग कंपनी में नौकरी मिलती है, लेकिन जो शिपिंग कंपनी का मालिक होता है वो उनके साथ बेतहाशा अत्याचार करता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ क्रूरता की जाती है, उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता और जानवरों के जैसा सलूक उनके साथ किया जाता है। अब अपनी जान बचाने के लिए ये तीनों ही लोग वहां से निकल भागने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो जिस शिपिंग कंपनी में काम कर रहे होते हैं वहीं की एक बोट में बैठते हैं और उस बोट को लेकर भारत की ओर निकल आते हैं और चंद दिनों तक समंदर में सेल करने के बाद वो नजर आते हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास। यहां पर जो मुंबई पुलिस की गश्ती नौकाएं होती हैं उनकी नजर इस बोट पर पड़ती है, क्योंकि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें आतंकी समुद्र के रास्ते ही आए थे। तो मुंबई के आसपास जो है मुंबई पुलिस की ओर से गश्त लगाई जाती है और अचानक ये संदिग्ध बोट उनकी नजर में आई। तो ऐसे में उस बोट पर मुंबई पुलिस के जवान पहुंचे और इन तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया, इनसे पूछताछ हुई और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनकी रिमांड ली और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। ये तीनों ही लोग इस वक्त आर्थर रोड जेल में हैं। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि क्या इन तीनों को जेल भेजा जाना चाहिए था? हमारे कई ऐसे भारतवासी हैं जो कि खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं और कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि उनके साथ बड़ा ही अमानवीय सलूक किया जाता है। यहां पर जब कुछ लोग अपनी जान बचाकर निकल भागने में कामयाब हुए, अपने देश लौट आए, तो हमारे देश की सरकार उनको जेल भेज रही है। पूरा मामला क्या है, आइए वो जो 3 लोग इस वक्त जेल में हैं तमिलनाडु के, उनके वकील हैं हमारे साथ एडवोकेट सुनील पांडे, इनसे ही समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और किस तरह का अत्याचार इन तीनों लोगों के साथ किया गया था। सुनील जी, जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। ओके सर, बोलिए सर। सुनील जी, ये बताइए कि ये जो 3 लोग हैं जिन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनके साथ क्या कुछ गुजरा जब ये कुवैत में नौकरी कर रहे थे और किन हालातों में ये वहां से निकल भागने के लिए मजबूर हुए और किस तरह से यहाँ पर पकड़ में आए और उनको जेल भेजा गया? देखो, ये 3 लोग हैं, ऐसे कुल मिला के 10 लोग हैं। ये 10 लोग तमिलनाडु के यहाँ से आते हैं, ये रेजिडेंट तमिलनाडु के। अब ये 3 जो आए, विजय, सहाय और निडिसो, ये जो 3 व्यक्ति लोग हैं, ये फिशिंग के लिए वहाँ जॉब के लिए गए थे कोविड में। पर वहाँ जॉब पे जाने से कोविड में इनको कहा गया था कि इनको फिशिंग का काम दिया जाए, पर इनको फिशिंग का काम दिया नहीं गया। इनको उधर दूसरा काम लेबर का करवाया जा रहा था, इनको गंदे गंदे कामें कराए जा रहे थे। ये लास्ट 8 साल से परेशान थे वहां। जब इनको 27 जनवरी को मारा गया, उन्होंने जब सैलरी मांगा, परेशान हो गए, भयभीत हो गए, उनको इतना मार गया, इतना तकलीफ दिया, इतना उनको टॉर्चर किया गया, इतना कि उनको ऐसा लगा कि आप सुसाइड कर ले, ये लेवल। जब उन्होंने पैसा मांगा तो उनको इतनी बेधर्मी से मारा गया कि उनके पूरे बॉडी पे रैशेज है, जहां देखो आप शरीर के सब वाइटल पार्ट पे रैशेज है। आज जब उनको मारा गया, उनके जब देखा गया
तो वो परेशान होके उनका एक जिस बोट पे काम करते थे, जो अब्दुल्ला शरीफ नाम के बोट है, वो बोट लेके वो 28 जनवरी को वहां से निकले, वाया कुवैत होके, दुबई होके मुंबई आए। वो गल्फ कंट्री होते होते मुंबई आए। अब उनको जाना था तमिलनाडु, क्योंकि उनका जीपीआरएस सिस्टम उनको आ नहीं रहा था यूज कैसा करते, तो जीपीएस सिस्टम उनको यूज करने में मुंबई आके फंस गए, क्योंकि उनको मुंबई से वापस तमिलनाडु जाना था। अब उनकी जो दर्द थी, उनकी जो प्रेरणा थी, वो सब उन्होंने बताया कि हमें किस तरह तकलीफ दी गई। तकलीफ का कोई लेवल ही नहीं था, इतना तकलीफ, इतना कि बोलो ना कि एक जानवर से भी बेहतर। किस तरह से मारपीट की जाती थी और उनके साथ मारपीट क्यों की जाती थी? मारपीट इसलिए क्योंकि वो पगार मांगते थे, वो सैलरी मांगते थे कि भाई हमारी इतने साल से नौकरी हो गया, आप हमारी सैलरी जो बात की वो सैलरी आप दे नहीं रहे, हमारी सैलरी जो बात किया उसका कोई नाम नहीं। पगार जब भी मांगे तो पाइप हो गया, साखली हो गया, या जो साखली जो एंकर खींचने काम आता है उससे, या जो उसके हाथ में पाइप आ गया, रॉड आ गया, उससे मारते थे। और ऐसा बुरी तरह मारते कि बेहोश होने तक मारा जाता था, ना खाना दिया जाता था, ना उनको सोने के लिए बिस्तर, वही बीच बोट में सोते थे, वही दरिया में उनको रहते थे, वही तूफान आते थे, वही वो जेल। इतने परेशान थे कि उन्होंने बोले मुझे साहब, मुझे मेरा पगार दे दीजिए, मुझे जाना है, मुझे घर। वो बोले नहीं। उससे परेशान होके, उससे इतना ग्रस्त होके वो मुंबई चले आए। अब मुंबई आने के बाद बॉम्बे पुलिस ने क्या किया, उनको पासपोर्ट एक्ट लगाया 3A6 से। उनका पासपोर्ट कहाँ था? उनका पासपोर्ट उन्होंने ही जब्त कर लिया है, उनके मालिकों ने। और उन्होंने क्या किया, मालिक ने इनको नो ट्रैवल जोन में डाला। जैसा नो फ्लाइंग जोन होता है ना, वैसा नो ट्रैवलिंग जोन और नो फ्लाइंग जोन, माने वो सिटी में, कोविड में किधर जा नहीं सके। और दूसरी बात है, जो डिप्लोमेट थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। डिप्लोमेट के पास जा जाके रो के अपनी गुहार कर रहे थे, इतना रो रहे थे बिलक बिलक के, तो भी डिप्लोमेट ने उनको कोई मदद नहीं किया। डिप्लोमेट ने उल्टा जो कोविड के जो ओनर था, कोविड का राजा, उसका सुना, उसके साथ उनका हैंड ग्लव्स था। इस बिचारों के लिए कोई सुनने वाला नहीं। और कितने लोग मार के फेंक दिए जाते हैं कोविड में, जिसका कोई आज ना कोई उसका हिसाब होता है, ना उसका कोई पहचाना है, ना कोई उसकी पहचान है, ना कुछ उसकी बारे में कोई चीज पता नहीं जाता है, वही अरबी समुद्र में मार के फेंक दिए जाते हैं। अब ये तीनों भाग के आए, जब मुंबई पुलिस इनको पकड़ी। अब क्या हो गया, इनकी नाकामी जो छुप रही है नेवियल पुलिस की, या जितने सी कोस्ट के हैं, जितने सी के गार्ड्स लोग हैं, जितने भी एजेंसी लगी है शिप, आज इनके पास जो इनका रडार था, वो रडार इनका काम नहीं किया और सब सो रहे थे। तो आज वो सब चीज नहीं चलने के कारण इस तीनों गरीबों को पे अत्याचार हो रहा है। अब पुलिस तो यहाँ इनको अरेस्ट करके इनको जेल कस्टडी भेज दिया। इनको 5-6 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी, इनको और कस्टडी चाहिए। तो मैं कोर्ट को पूछा कि इनको फिर सजाए मौत दे दी जाए। अगर जब तुमको लगता है, जो आपको टेररिस्ट एंगल दिखता है, आप देख लो। एनआई ने किया, आईबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, मुंबई पुलिस ने किया, एटीएस ने किया, क्राइम ब्रांच ने, जितने तमाम थे इन्वेस्टिगेशन सबने कर लिया, तो भी इनकी कस्टडी इनको चाहिए थी। कब? तो हमने कोर्ट को बताया, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिए सब, फिर जाके कोर्ट ने उनको जेसी किया। अब उनका बेल एप्लीकेशन 16 तारीख को रखा गया है। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक तो ये मानवता का मुद्दा तो है ही, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये समुद्री सुरक्षा का भी मुद्दा है। मुंबई वो शहर है जो 2 बार समुद्र के रास्ते आतंकी हमले झेल चुका है। 12 मार्च 1993 को जो IDX आया था शहर में, वो भी समुद्र के रास्ते ही आया था। और 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी पाकिस्तान से, जैसा मैंने बताया कि 10 लड़के आए थे और जिन्होंने शहर में कहर बरपाया करीब 60 घंटों तक। अब ऐसे में कई सारे वादे किए गए, कई सारे ऐलान किए गए समुद्री सुरक्षा को चुस्त रखने के लिए। जो जानकारी है उसके मुताबिक पहला घेरा होता है समुद्री सुरक्षा का मुंबई पुलिस का, उसके बाद का घेरा होता है कोस्ट गार्ड का, उसके बाद का घेरा होता है नौसेना का। लेकिन इन तमाम घेरों को भेद करके ये बोट मुंबई पहुंच जाती है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। दूसरी बात की, जब ये कुवैत से भी निकले तो कम से कम 6-7 देशों की समुद्री सीमा को क्रॉस करके निकले थे, तो उनके भी पकड़ में नहीं आए। तो जाहिर है कि जब इस तरह की ब्रीच हुई है तो हमारी जो एजेंसियां हैं वो तो इसकी जांच करेंगी ही। मुंबई पुलिस जांच करेगी, NIA करेगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, IB जैसी एजेंसीज हैं, वो जरूर इनसे पूछताछ करेंगी, इनसे जांच करेंगी। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि क्या इस जांच के लिए इनको हिरासत में लेना या इनको कस्टडी में लेना ये जरूरी था?
इनसे वैसे भी मिलकर पूछताछ की जा सकती थी, ये खुद ही बताने के लिए तैयार थे सारा कुछ जो है। तो इनको एक आरोपी की तरह इनके ट्रीटमेंट के बजाय, एक अपराधी के जैसे ट्रीट करने के बजाय, आपको नहीं लगता कि इनके साथ हमारी सरकार को एक सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाना चाहिए, सहानुभूति का नजरिया अपनाना चाहिए इन लोगों के साथ? देखो, पहली बात, इनके साथ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। यहाँ ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर जितना मारा गया है, बेधर्मी निभाया गया है, इतना तकलीफ दिया गया है। आज उनका अगर देखे जाए तो उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी ध्यान देना चाहिए था, जो किया नहीं गया। और दूसरी बात, अभी जो इनको तकलीफ है, इनकी तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर उनको वो ऑफेंस जो ये लगाए हैं सेक्शन, जो 5 इयर्स है, जो 41A CRPC कहता है कि उनको नोटिस देके उन्होंने आईडी दिया, उन्होंने अपना स्कूल, कॉलेज, एड्रेस, इनफैक्ट पूरा डिटेल तमिलनाडु का दे दिया उन्होंने। इन्होंने रिलेटिव से, यहाँ से कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, क्रॉस वेरीफाई किया गया, सब किया गया, तो क्या जरूरत थी इनको अरेस्ट करने की? आज अरेस्ट तो हो गए, अब कोर्ट बोलता है रुक जाओ और इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकलेगा, तो इनको कस्टडी में रखा गया है। और तीसरी बात, जब हमारे न्याय जो देने की सिस्टम इतनी देरी से चलती है कि लोग उससे मिलते मिलते उनकी जीवन उपसी जाएगी। अब वो जब भाग के यहाँ आए तो उनके ऊपर कितनी इनजस्टिस हुई। हमारे 8 तो नेवी के जवान छूट के आ गए, पर जो हर साल कम से कम 25,000 भारत नागरिक लोग मरते हैं, जो अभी मूवी भी आई थी डंकी, उस मूवी में भी बताया गया है। आज हर साल 25,000 लोग नागरिक मर रहे, मिनिमम 25,000 ऑन एवरेज। आज उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ जाता है बॉर्डर्स पे, उनके साथ इलीगलिटी हो ही जाती है, उनके साथ अननेचुरल चीजें हो ही जाती है। कौन ध्यान देगा इस पे? हमारे सिटीजन जो बाहर देशों में काम कर रहे, कोई प्रोटेक्शन बिल है, कोई उनके लिए एकदम प्रोटेक्शन लॉज है, या कोई उनको वापस लाने के लिए, या अपने डिप्लोमेट, कोई काम नहीं कर रहा है इस आधार पे। खाली लोग चलती का नाम गाड़ी है, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, खाली लॉज हवे में है पर किताबों पे और पन्नों पे नहीं है। अभी ये लोग जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, तो क्या आप इनकी जमानत के लिए अर्जी डालेंगे? इनकी जमानत की कोशिश हो रही है? यस, मैंने अभी बेल एप्लीकेशन फाइल किया हूँ, 16 तारीख को रखा है। पुलिस अपना सेफ फाइल किया। लास्ट रिमांड में पुलिस बोला कि हमको सेक्शन बढ़ाना है, पर अभी वो पुलिस जो ऑफिसर आया था तो उसको बोला, कोर्ट ने पूछा कि मैंने कोर्ट को आर्ग्यू किया कि रिमांड कॉपी जो इनका है उस पे तो लिखे नहीं है कि इनको क्या सेक्शन ऐड करना है। और ये जो सेक्शन लगा है पासपोर्ट एक्ट, वो सेंट्रल एक्ट है, उसके लिए इनको पहला वहां से सैंक्शन लेना पड़ेगा, जो सैंक्शन लिया नहीं गया। अब ये घाई घाई में तो काम हो गया। अभी सब ये समझो, ये जो एक्ट लगा है वो एंट्री के लिए, ये एंट्री है, एग्जिट्स के लिए नहीं। जो यहाँ से जो एंट्री करेगा बाहर के देश का कोई दूसरा, उसको वो लॉ अप्लाईबल, इनको नहीं होता है, क्योंकि ये सिटीजन भारत के, इन्होंने आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, सब टाइप के जो भी डॉक्यूमेंट भारत नागरिक के लिए चलता है वो सब दे दिया। और दूसरी बात, ये जो बता रहे, अभी इसमें भी राजनीति हो रहा है। यहाँ क्या हुआ कि हमारे पास जो अप्रोच किए, जो एमपी है तमिलनाडु के कांग्रेस के, उन्होंने अप्रोच किया फर्स्ट डे से ही, वो सब फॉलो अप कर रहे थे। अब इसमें बीजेपी के घुस गए, अब इसमें अलग अलग पार्टी के अब घुस के अपना रोटी सेक रहे। भाई वो गरीब लोग हैं, आप अगर वैसे ही सेकते चलोगे तो काम नहीं होगा। अब इसमें 3-4 पार्टी इन्वॉल्व हो गए, पर उनको जो न्याय मिलना चाहिए वो आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन से न्याय देना चाहिए। आपको जो लॉ मेकर्स है, आप लोग उस पर ध्यान, पर उस पर कोई ध्यान नहीं जा दिया। खाली एक ही है, सबको सहानुभूति लेना है, और अब इलेक्शन आ रहा है, लोगों को उसकी तैयारी करना है, और वो गांव में जाके उनको बता रहे कि हम सब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला है कि 3 हमारे भारतीयों के साथ में इस तरह का सलूक वहां कुवैत में होता है, और फिर जब वो वहां जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बच निकलते हैं तो यहाँ उनको जेल में डाल दिया जाता है। मेरा मानना है कि ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, ऐसे बहुत सारे मामले होंगे। चूंकि ये मामला नजर में आया इसलिए हमें इनकी कहानी पता चली, लेकिन इनके जैसे कई और भी लोग होंगे, सैकड़ों लोग होंगे जो कि गल्फ कंट्रीज में इसी तरह से प्रताड़ित हो रहे होंगे। तो सरकार को बड़े स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए। बिल्कुल सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, काबिले तारीफ काम किया विदेश मंत्रालय ने, जो हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को छुड़ा कर ले आई मौत के मुंह से, और इसके लिए भारत सरकार बिल्कुल बधाई की पात्र है। लेकिन जो इन जैसे लोगों के साथ, आम लोगों के साथ जो रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, उनके साथ जो हो रहा है
उसके मुद्दे को भी गंभीरता से लेना होगा। और खास करके अगर मैं इस मामले की बात करूं तो ये जो 3 लोग हैं, इनके साथ हमारी सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक सहानुभूति वाला रवैया अपनाने की जरूरत है, इनकी मदद करने की जरूरत है, इनके जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। धन्यवाद सुनील पांडे जी, हमसे बातचीत करने के लिए और ये पूरी कहानी हमें बताने के लिए। तो ये कहानी थी उन 3 लोगों की जो कि बचकर आए कुवैत से, लेकिन यहां सलाखों के पीछे पहुंच गए। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहिए जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।